हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल ग्रीन थंब गाइड। जैसा कि मैंने आप सबसे बात की थी पिछले लेक्चर सीरीज़ में कि किस तरह से प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं और डिजीज़ के डेवलपमेंट के लिए उस एनवायरनमेंट को फेवरेबल नहीं होने दे रहे हैं, या फिर वो जो एनवायरनमेंट है वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कितना एनवायरनमेंट, कितनी क्लाइमेटिक कंट्रोल कंडीशन चाहिए, उस सब के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि किस तरह से डिजीज़ की डेवलपमेंट हो रही है और हम उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर। जैसे कि किसी भी डिज़ीज़ को डेवलप होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी होस्ट की इंटरेक्शन पैथोजन के साथ, और फिर वो एनवायरनमेंट जो उसको प्रोवाइड होता है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट, उसके साथ एक डिजीज़ डेवलप होती है। ठीक है, अब किसी भी डिजीज़ को उसकी मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको डायग्नोज करना जाने, कि आपको पता होना चाहिए कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, कौन से डिजीज़ डेवलप हो रही है, या उसका सोर्स क्या है जिससे वो डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, उसका सोर्स ऑफ इनोकुलम क्या है, एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से वो इंटरेक्शन टेक प्लेस हो रही है और वो डिजीज़ डेवलप हो रही है। सारी की सारी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेशन हमने इस तरीके से करनी है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए। जैसे कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट जो है एक इस तरह की होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें हम मैनेज कर रहे हैं डिजीज़ को एक इफ़ेक्टिव मैनर में, और वो इफ़ेक्टिव मैनर हमारा इकोनॉमिक होना चाहिए। जितने भी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं शेड्यूल, उसमें हम इंटीग्रेटेड करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन स्ट्रेटजी के साथ, और हमने सिर्फ इफ़ेक्टिव मेजर्स को ही इंक्लूड करना है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए। कंपोनेंट्स क्या रहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, कल्चरल प्रैक्टिसेस का, क्रॉप रोटेशन का, साइट कौन सी सेलेक्ट करनी है, सैनिटेशन मेजर्स, टेलेज, टाइम ऑफ प्लांटिंग क्या होना चाहिए, फर्टिलिटी कैसे होनी चाहिए, और वाटर की मैनेजमेंट कैसे करनी है, और किस टाइम पे हमने हार्वेस्टिंग लेनी है। और एक्सपर्ट्स का सिस्टम लाइक फॉरकास्टिंग ऑफ डिजीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको पता है कि कौन सी डिजीज़ किस फेवरेबल एनवायरनमेंट में डेवलप हो रही है तो आप उसको इजीली डायग्नोज कर सकते हो और इजीली उसका ट्रीट कर सकते हो। बायो कंट्रोल एजेंट्स का पता होना चाहिए, कुछ केमिकल कंट्रोल का भी आपको पता होना चाहिए, और प्लांट क्वारंटीन और सर्टिफिकेशन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल जो कि हमारे रेगुलेटरी प्रोग्रामर्स में आते हैं, ये हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स रहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो हम कम से कम केमिकल्स का यूज़ करेंगे, दूसरा हम कंजर्व करेंगे और प्रमोट करेंगे नेचुरल एनिमीज़ को जो कि पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं, और ऐसे फ्लोरा को एनहांस करने से हमारा जो मेन एम है वो अचीव हो सकता है। हमने बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है, या फिर हम बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि प्लांट में नेचुरली अक्कर होते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं ऐसे सब्सटेंसेस। प्रिकॉशनरी हमने क्या रखना है ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन के टाइम ताकि हमारी डिजीज़ डेवलपमेंट ना हो। एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉइल की ड्रेनेज। कोई भी एरिया जहाँ पे बिल्डिंग है, ट्रेस हैं, ग्रीन हाउसेस हैं, ग्रीन हाउसेस के ऊपर ओवरहेड हैं, ट्रशेस हैं या अदर इक्विपमेंट्स हैं, और इजीली एक्सेस हो हमारा रेजिडेंशियल एरिया से, प्रॉपर एयर की क्वालिटी हो, वाटर की क्वालिटी सही हो, और एयर की जो मूवमेंट है वो फोलिएज के अक्रॉस प्रॉपर रहे। हमने सैनिटेशंस जो करनी है, जो सैनिटेशन मेजर्स अप्लाई करने हैं सीड के लिए, ग्रोइंग ट्रांसप्लांट्स के लिए, जैसे कि मैंने बात की थी सॉइलस मीडिया की, तो ये हमारा सॉइलस मीडिया में इंक्लूड रहता है। जितने भी सीड हम रिलायबल सोर्स से ऑब्टेन करेंगे उनको प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे, और अपने हैंड्स और टूल को हमने 5% कमर्शियल ब्लीच के साथ वॉश करना है, या फिर सोप के साथ आप नॉर्मल हैंड वॉश कर सकते हैं। हमने अवॉइड करना है कोई भी नॉन स्टेराइल प्लांट या कोई भी नॉन स्टेराइल ऐसा इक्विपमेंट, टूल या शूज़ या ऐसी सप्लाई जो ग्रीन हाउस के अंदर हमें हमारी सॉइल को इन्फेस्ट कर सकती है। हमने फंजीसाइड्स का नॉन जुडिशियस यूज़ जो है कम करना है। हमने इस यूज़ को, फंजीसाइडल यूज़ को कम करना है। होता क्या है कि जितने भी ग्रोअर्स हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, जितने भी ग्रोअर्स हैं जो वेजिटेबल ग्रोअर हैं,
वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्प्रे कर रहे हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ रहे। बट इस तरह के डिज़ीज़ कंट्रोल से प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं कि वो डेवलपमेंट जो है डिज़ीज़ की वो थ्रू आउट द ईयर रहती है, पैथोजन की रिसर्जेंस रहेगी, पानी की क्वालिटी का के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, एयर की और सॉइल की। तीसरा, जो पेस्टिसाइडल रेजिड्यू हैं वो प्लांट के प्रोडक्ट में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर सकते हैं थ्रू एक्यूट और क्रोनिक पॉइजनिंग लाइक डिजीज़ से और कंसिक्वेंटली डेथ। इम्पॉर्टेंस क्या है डिजीज़ मैनेजमेंट की? इम्पॉर्टेंस यही रहती है कि डिजीज़ जो है हमारी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स की या हमारा जो प्रोड्यूस है, जिसके चलते फाइनेंशियल लॉसेस जो है प्रोड्यूसर को ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो कॉस्ट है प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने की वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रह रही है, इसलिए हमें इस तरह के प्रिवेंटिव अप्रोचेस को यूज़ करना है, जैसे कि मैंने बात बताई इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट को, जिससे हम अपने डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। यही एक सबसे बड़ा सक्सेस रहेगा अपने उस फेलियर को ग्रीन हाउस के बिजनेस में। अगर वो फेलियर आता है तो हमने उससे उसको बचाना है, कैसे हमने उसको सेव करना है।